इस वीडियो में हम विजय तेंदुलकर जी के नाटक गिद्ध को डिस्कस करेंगे। ये एनएसडी एग्जाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। मुझे यकीन है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही इस वीडियो के एंड में मैंने कुछ उन पॉसिबल क्वेश्चन को भी ऐड किया है जो अक्सर कर हर साल इंटरव्यूअर द्वारा पूछ लिए जाते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। तो आइए जानते हैं गिद्ध नाटक से जुड़े कुछ की इन्फॉर्मेशन को। गिद्ध नाटक को विजय तेंदुलकर जी ने ईयर 1961 में लिखा था और इसका पहली बार मंचन ईयर 1970 में महाराष्ट्र में किया गया। डॉक्टर श्रीराम लागू जी ने इस प्ले में अभिनय किया। गिद्ध नाटक को ओरिजिनली मराठी भाषा में लिखा गया है। इस नाटक का इंग्लिश ट्रांसलेशन ईयर 1971 में प्रिया अड़रकर जी ने किया, द वल्चर नाम से। हिंदी अनुवाद, इस नाटक का हिंदी अनुवाद वसंत देव जी ने किया है और इस प्ले के हिंदी ट्रांसलेशन के बुक को ईयर 2018 में पब्लिश किया गया। अब बात कर लेते हैं प्ले से जुड़े कुछ की इंफॉर्मेशन की। ये कुल 2 एक्ट का प्ले है। इसमें कुल 6 कैरेक्टर्स है, बड़े छोटे सभी कैरेक्टर्स को इंक्लूड करके। ये कुल कैरेक्टर्स इस प्रकार हैं: पपा वृद्ध पिता, रमाकांत पपा का बड़ा बेटा, उमाकांत पपा का छोटा बेटा, माणिक पपा की कुंवारी बेटी, रमाकांत की पत्नी, रजनीनाथ पपा का अनुरस बेटा यानी कि रमाकांत और उमाकांत का सौतेला भाई। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जिनका नाम प्ले में मेंशन तो है पर वो ऑन स्टेज नहीं आए। एच होंडुर, मानिक का बॉयफ्रेंड, इस नाम का जिक्र एक्ट नंबर 2 पेज नंबर 50 और 51 पर कई बार मिल जाएगा। गोपाल सेठ जी, ये वो व्यक्ति हैं जो रमाकांत से टेलीफोन पर दूसरी तरफ से बात कर रहे होते हैं। इसका जिक्र एक्ट नंबर 1 पेज नंबर 18 पे मिल जाएगा। मैनेजर साहब, ये भी वो व्यक्ति हैं जो रमाकांत से टेलीफोन पर दूसरी तरफ से बात कर रहे होते हैं। इस नाम का जिक्र एक्ट नंबर 1 पेज नंबर 20 पर मिल जाएगा। ब्रीफ में विजय तेंदुलकर जी के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनके लाइफ साइकिल को मेनली 3 भागों में बांटा है। विजय तेंदुलकर जी के जीवन का पहला अध्याय 1928 से लेकर 1943। विजय तेंदुलकर जी का जन्म ईयर 1928 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ और इनका पूरा नाम विजय धोंडोपंत तेंदुलकर था। तेंदुलकर साहब की राइटिंग जर्नी की शुरुआत बचपन में ही शुरू हो गई थी, क्योंकि उनके घर परिवार का माहौल ही कुछ ऐसा था। मानिए ये कि उनके पिताजी एक छोटे से पब्लिशिंग बिजनेस में क्लरिकल जॉब पे थे, तो इस कारण उनके बचपन का माहौल किताबों के बीच घिरा रहा। वहीं से उनमें लेखन के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ, यहाँ तक कि उन्होंने 6 साल की उम्र में एक स्टोरी की भी रचना की। किताबों के साथ साथ उनका बचपन बहुत सारे वेस्टर्न प्लेज को देखते हुए भी बीता, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने नाट्य लेखन कार्य से जुड़ने का फैसला किया और 11 साल की उम्र में उन्होंने एक नाटक लिखा। उस नाटक का निर्देशन भी किया और उसमें उन्होंने एक्ट भी किया। 3 साल बाद 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और ईयर 1942 में छिड़े स्वतंत्रता संग्राम के मुहिम भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गए। उन्होंने इस वक्त अपने आप को घर परिवार और दोस्तों से भी अलग कर लिया था, पर लेखन कार्य जारी रखा। उनकी शुरुआती लेखन रचना मोर और लेस पर्सनल अभिव्यक्ति की रचना थी, जो पब्लिकेशन के लिए नहीं थी। उनके जीवन का दूसरा अध्याय ईयर 1944 से लेकर 1955 तक जीविका उपार्जन के लिए उन्होंने अखबारों में लिखने का काम शुरू किया और इसी बीच उन्होंने ईयर 1947 में गृहस्थ नाम से एक नाटक की रचना की, जिसे 1955 में पब्लिश किया गया, पर इसे कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिला। तो उन्होंने 1949 में आमच्या वर कोण प्रेम करनार नाम से एक शॉर्ट स्टोरी लिखी, पर उसे भी कुछ खास रिकॉग्निशन नहीं मिला। उनके जीवन का ये दौर काफी चुनौतीपूर्ण भरा रहा, जहां उन्हें आर्थिक संघर्षों से भी जूझना पड़ा। इसके चलते उन्हें अपने जीवन का कुछ वक्त मुंबई के झुग्गी बस्तियों में भी बिताना हुआ। उनके जीवन के इस अनुभव ने मानो उनकी कलम को एक नई ताकत दे दी, जहाँ उन्होंने जीवन के अनन्य पहलुओं को काफी करीब से देखा, जाना, समझा और महसूस किया और बाद में इन्हीं अनुभवों के समावेश के साथ उन्होंने अपने नाट्य लेखन की रचना की, जो पहले से ज्यादा अधिक प्रभावी रहे। उनके जीवन का तीसरा अध्याय 1956 से लेकर 2008 तक। उनके जीवन का यह अध्याय सफल लेखन कार्यों का दौर था। ईयर 1956 में उन्होंने श्रीमंत नाम से एक नाटक की रचना की, जिसे खूब प्रसिद्धि मिली और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सम्मानित भी किया गया। ईयर 1957 और 1959 के बीच
वो रंगायन नामक थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। यहाँ उनकी कलम को वो आजादी मिली कि वो उन सभी बातों के बारे में लिख सकते थे जो उन्हें परेशान करती थी, जैसे कि समाज में व्याप्त कुरीतियां, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर वायलेंस एक्सेट्रा, या वो मुद्दे जिस विषय पर हमारा समाज हमेशा से बात करने से कतराता रहा, सेक्स, मानवीय पक्षों का भ्रष्टपूर्ण व्यवहार इत्यादि। इन सभी कारणों की वजह से भी उनका लेखन कार्य काफी कंट्रोवर्सीज में भी घिरा रहा, पर इसके बावजूद भी उन्होंने एक से बढ़कर एक नाट्य लेखनों की रचना की और खूब प्रसिद्धि हासिल की। और साथ ही उन्होंने अपने लेखन कार्य के दायरे को बढ़ाते हुए कुछ सफल हिंदी फिल्मों और मराठी फिल्मों की स्क्रीन राइटिंग भी की। ध्यान रहे वो ईयर 1979 में एनएसडी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। बाद में ईयर 2008 में ऑटो इम्यून बीमारी की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। इनके नोटेबल कामों के बारे में बात करें तो इसे मेनली 4 भागों में लिखा है मैंने। पहला, इनके नोटेबल प्लेज की रचना। दूसरा, इनका फिल्मों में स्क्रीन प्ले राइटिंग का काम। तीसरा, कुछ लेखों का इनका अनुवादक के रूप में काम। चौथा, इनके कुछ नोटेबल नॉवेल्स की रचना। आप इन सभी लिस्ट को स्क्रीन पर देख सकते हैं जिससे ये वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। ये कुछ अवार्ड्स के भी लिस्ट है जिससे विजय तेंदुलकर जी को सम्मानित किया गया, आप इसे भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम उन पॉसिबल क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, आपने पूरे नाटक के लिस्ट में से इसी एक नाटक को क्यों चुना? दूसरा प्रश्न हो सकता है, इस नाटक में ऐसी क्या बात है जो आपको अच्छी लगती है या ऐसी क्या बात है जो आपको नहीं अच्छी लगती, दोनों बताइए। तीसरा प्रश्न हो सकता है, इस नाटक के शीर्षक का क्या महत्व है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, बताइए। चौथा प्रश्न ये हो सकता है कि आज के कंटेम्प्रेरी समाज में ये प्ले कैसे रेलेवेंट है। पांचवा प्रश्न ये हो सकता है कि आपने जो स्पीच चुना है और जिस नाटक पर आप डिस्कशन करना चाहते हैं, इन दोनों नाटकों के इन पात्रों के बीच में क्या समानताएं हैं और विभिन्नताएं हैं, बताइए, यानी कि पैरेलल ड्रॉ कीजिए। तो ठीक है, यदि आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगता है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।